हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ई प्लेटफॉर्म बिहारी ई स्कूल पर। एक बार फिर से मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ई प्लेटफॉर्म पे, जहां हमने पहले दिन पहला चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के बारे में पढ़ा था। उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिकैप कर दूं। हम लोग ने उसमें पढ़ा था कि कैसे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी होती है और सत्ता किस तरह प्रभावित होती है जाति से, धर्म से, लिंग आदि कारकों से। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों का एग्जाम्पल भी पढ़ा था, कैसे हम लोगों का लोकतंत्र बना और कैसे हम लोग आज के दौर में हम लोगों का लोकतंत्र किस तरह से जीवित है, इतने सारे प्रभाव, इतनी सारी विभिन्नताएं होने के बावजूद भी हमारे भारतवर्ष में। तो आज हम लोगों का जो दूसरा चैप्टर है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, जो आपकी किताब में भी होगा। तो दोस्तों, आज इसके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ये बहुत ही ब्रॉड चैप्टर है, जिसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 पार्ट में बांट सकते हैं, जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो आप लोगों के स्कूल का जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो पहली चीज़ है, जो मुझे पहला जो पॉइंट लगा, जो हमें डील करना चाहिए, जो हमें बताना चाहिए, वो है हमारी लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली कैसी है। मतलब कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली कैसी है, मतलब क्या कि हमारी जो सत्ता में साझेदारी जो होती है और जो हमारा संविधान बना वो कैसा है, वो संघात्मक है या एकात्मक है या दोनों है, मतलब कि इन दोनों का मिश्रित स्वरूप। उसके बाद हम लोग दूसरा जो पॉइंट हम लोग आज जो डील करेंगे वो होगा सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है, मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ आवर गवर्नमेंट। ओके, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है। और तीसरा जो होगा पंचायती राज व्यवस्था की झलक, जो कि बहुत ही बेसिक नीड है और बेसिक पिलर है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री का, हमारे भारतवर्ष का लोकतंत्र का, पंचायती राज व्यवस्था, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में हम लोग बखूबी जानते हैं कि पंचायत में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो दोस्तों, हम लोग पहला जो पॉइंट है इस लेक्चर का, कि हमारी लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली कैसी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि संघात्मक या एकात्मक या दोनों, मतलब कि संघात्मक और एकात्मक का मिला जुला स्वरूप। तो इसके बारे में हमारा पहला पॉइंट यही है कि इसको डील किया जाए। उससे पहले हम थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि जब हमारा संविधान बना, हम लोग जानते हैं जब हमारा संविधान बना 1949 में, जब हमारा 26 दिसंबर 1949 को हमारा संविधान बनता है और 26 जनवरी 1950 को ये लागू होता है। उसके पहले 2 साल 11 महीना 18 दिन का जद्दोजहद मैंने पिछले क्लास में बताया था, ये करना पड़ा था। तो उसमें क्या हुआ कि इसमें सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारा जो भारतवर्ष है, इसमें बहुत सारी विभिन्नताएँ हैं, सांस्कृतिक विभिन्नताएँ, भाषा की विभिन्नताएँ, जातीय विभिन्नताएँ, आप लोग जानते हैं। तो इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए, कैसे इस चीज़ को सॉल्व किया जाए, ऐसा संविधान कैसे तैयार किया जाए जिसमें कि सभी लोगों की बातें जो हैं रखी जाएं, सभी लोग का जो एक निचोड़ है कि सारी जो विभिन्नताएं हैं, जैसे कि आप लोग ऊपर जाएंगे, जब हम भारत की बात करते हैं तो ऊपर जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर की अलग संस्कृति, नीचे जाते हैं साउथ इंडिया में अलग संस्कृति, पश्चिम भारत महाराष्ट्र गुजरात की तरफ जाते हैं तो अलग संस्कृति, और पूर्वी भारत उड़ीसा, अपने बिहार और नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं जब अपने मतलब आसाम और नागालैंड और उसकी तरफ जाते हैं तो अलग संस्कृति दिखाई देती है। तो इन सभी चीज़ों को, इन सभी संस्कृतियों को एक पिरोने का काम था संविधान में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो शासन चलाया जाएगा वो एक जगह से चलाया जाए, या मतलब कि इसको वितरित कर दिया जाए। इसका मतलब कि ये जो विकेंद्रीकरण की हम बात करेंगे, इसका विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, मतलब कि इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, एक जगह से ये ना हो और सब जगह सभी राज्यों को, जितने भी प्रांत थे, जितने भी राज्य थे उस समय, सबको शक्तियाँ बांट दी जाए। तो इस चीज़ पे हम लोग पूरे चैप्टर में बात करेंगे। और सबसे पहला हमारा यही काम है, हमारा मकसद होगा कि आपको संघात्मक और एकात्मक जो कार्यप्रणाली है उसके बारे में आपको स्पष्ट तरीके से आपके सामने मैं इस चीज़ को प्रस्तुत कर सकूं। तो आइए पढ़ते हैं। तो हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली संघात्मक या एकात्मक,
इसमें सबसे बड़ी बात है कि संघात्मक और एकात्मक प्रणाली होता क्या है। सबसे पहले इस चीज़ को जान लेते हैं हम लोग कि संघात्मक मतलब क्या। संघात्मक मतलब एक संघ, और इसमें भी दो प्रकार की चीज़ें हैं कि एक संघ बनाई जाए जहाँ से कि सारे जितने भी राज्य हैं, जितने भी इसके अंग हैं, जितने भी अंग हैं उनको कुछ शक्तियाँ वितरित कर दी जाएं कि आप लोग के पास भी शक्तियाँ हैं और आप लोग भी इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं अपने तरीके से, अपने क्षेत्र की विभिन्नताओं को देखते हुए ऐसा कर दिया जाए। या जितने भी राज्य हैं, जितने भी प्रांत हैं, वो मिलकर एक संघ बनाएं और उसको बोलें कि आप अपने तरीके से इस चीज़ को वितरित करेंगे, चाहे वो वित्तीय शक्तियाँ हों, चाहे वो आर्थिक शक्तियाँ हों, चाहे मतलब कि जो भी राजनीतिक शक्तियाँ हों, वो प्रदान करें। तो इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ पे हम लोग दो तरह के पूरे देश, जितने भी आप अलग अलग विश्व में जितने देश घूमोगे उसमें दो तरह के संघात्मक व्यवस्थाएं हैं। एक है हमारे एग्जाम्पल आता है अमेरिका का एग्जाम्पल आता है, जहाँ पे कि सारे जो सीनेट जहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे राज्य कहा जाता है, सारे जो राज्य हैं जितने भी, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश और सारे राज्य हैं, वहाँ पे सीनेट कहे जाते हैं जितने भी प्रांत हैं। तो वो सारे मिलकर एक संघ बना लेते हैं और बोलते हैं कि आप ही मतलब आप सब ने मिलकर एक संघ बना दिया और बोला कि वहीं से सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और एक उदाहरण आता है हम लोगों का, एक उदाहरण आता है संघात्मक व्यवस्था में हम लोगों का, मतलब कि स्विट्जरलैंड का या भारत का, जहाँ पे कि एक केंद्र सरकार है और दूसरी तरफ राज्य सरकार है और दोनों के बीच में कुछ शक्तियों का विभाजन है और दोनों तरफ से सरकारें चलती हैं। इस तरह से संघात्मक व्यवस्था का हम लोगों ने यहाँ पे वो कहते हैं। यही संघात्मक व्यवस्था है कि एक आप सेंट्रलाइज व्यवस्था कीजिए वहाँ पे और वहाँ से सभी लोगों को, जितने भी प्रांत, जितने भी राज्य हैं, उनको सारी शक्तियाँ वितरित की जाएं सभी में, और दोनों मिलकर, केंद्र और राज्य जो हैं, दोनों सरकारें मिलकर एक कार्यप्रणाली, एक कार्य कर सके मतलब कि अपने देश के अंदर। उसके अलावा एकात्मक व्यवस्था की बात करते हैं। एकात्मक व्यवस्था मतलब क्या, आप वर्ड से ही जान सकते हैं, आप शब्द से जान सकते हैं। एकात्मक का मतलब एक हो जाना, एक जगह सेंट्रलाइज हो जाना। अगर हम इस चीज़ को अगर हम बताना चाहें थोड़ा सा ड्राइंग करके, तो सारी शक्तियाँ जो हैं, मतलब कि एक सेंट्री जो बोलते हैं कि अभिकेंद्रीय जो होती हैं, सब इसी में, सब सेंटर में आती जाएं। सारी शक्तियाँ जो हैं यहीं पे निहित है। ये एकात्मक व्यवस्था का ये होता है। और जो संघात्मक व्यवस्था मैंने बताया कि एक आपने सेंटर बनाया, लेकिन यहाँ से सारी जितने भी प्रांत है सबको, ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप पढ़ते होंगे, जो कि अपकेंद्रीय बल कहते हैं, जो कि चारों तरफ ये शक्तियाँ विभाजन करेगा यहाँ से। तो इसमें यही डिफरेंस है। इसमें एकात्मक व्यवस्था में थोड़ी सी तानाशाही भी आ जाती है, क्योंकि सारी शक्तियाँ जो है एक जगह हो जाएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि तानाशाही आ ही जाती है। तो एकात्मक व्यवस्था में यही प्रॉब्लम है कि एकात्मक व्यवस्था में जो है एक ही जगह सारी शक्तियाँ एक ही जगह निहित हो जाती हैं। तो भारत के संदर्भ में हम इन दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो भारत है, हमारा जो भारतीय संविधान है, ये अद्वितीय क्यों है, यूनिक क्यों है। यूनिक इसीलिए है कि हमारे जो संविधानकर्ता थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में जानते हैं हम लोग, तो उन्होंने उनकी जो प्रारूप समिति थी, उन्होंने ये रखा, भारतीय जो संविधान थे, सदस्य थे, उनके सामने ये रखा प्रारूप कि हम लोग ना संघात्मक रहेंगे और ना एकात्मक रहेंगे, हम लोग दोनों व्यवस्था लेकर चलेंगे, मतलब कि इन दोनों का मिश्रित स्वरूप लेकर चलेंगे। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम लोगों को कुछ चीज़ें ये करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। जैसे कि कुछ अनुच्छेदों की चर्चा करूंगा मैं, कुछ आर्टिकल्स की चर्चा करूंगा आपके सामने, जो कि आपके किताब में तो उतना डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं चाहूँगा, क्योंकि आप अगर संविधान पढ़ रहे हैं, आप अगर राजनीति पढ़ रहे हैं, तो आपको संविधान आना ही चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी होनी ही चाहिए, कुछ आर्टिकल्स की जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। तो आज जो संघात्मक व्यवस्था है, एकात्मक व्यवस्था है, ये कैसे भारत दोनों तरफ से बिलोंग करता है, इस चीज़ का हम लोग प्रत्यक्ष उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहला जो उदाहरण मेरा और सबसे ठोस उदाहरण है अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1 के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि आर्टिकल 1 यही कहता है कि भारत जो होगा ये राज्यों का एक संघ होगा।
राज्यों का एक संघ होगा। इस चीज़ को आप बिल्कुल ही नोट डाउन कीजिए। इस चीज़ से स्पष्ट हो जाता है कि हम लोगों का संघीय व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था है क्या। हम लोग का संघात्मक व्यवस्था है कि राज्य तो होंगे, लेकिन राज्यों का एक संघ होगा जो कि एक सेंट्रलाइज पावर होगा, एक केंद्र सरकार होगी जो कि सारे राज्यों को एक समान देखेगी और उनकी सांस्कृतिक विभिन्नताओं के साथ उनको उनकी शक्तियाँ भी प्रदान करेंगी। तो ये चीज़ होता है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। क्योंकि आप देखते हैं अभी आप ताज़ा उदाहरण दे सकते हैं कि आर्टिकल 370 था जम्मू एंड कश्मीर को। आर्टिकल 370 क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया क्योंकि वहाँ पे विशेष व्यवस्था थी, विशेष सांस्कृतिक, वहाँ पे राजनीतिक जो समस्याएं थी, जो सांस्कृतिक व्यवस्था है वहाँ की, वहाँ के लोगों के जीने का तरीका अलग है। तो इसलिए आर्टिकल 371 भी आप पढ़ेंगे तो ऐसा ही है, ऐसा ही कुछ राज्यों को कुछ विशेष उपबंध करता है। उसके अलावा हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ते हैं, चाहे दिल्ली के बारे में पढ़ते हैं, चाहे चंडीगढ़ के बारे में, चाहे मतलब कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको अलग अलग शक्तियाँ दी गई हैं। उसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, क्षेत्रों के लिए, उनके लिए एक अलग व्यवस्था की गई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल ही समाहित है कि अनुच्छेद 1 जो है कि राज्यों का एक संघ होगा, मतलब कि राज्य भी होगा और केंद्र सरकार भी होगा, राज्य सरकार भी होगी, केंद्र सरकार भी होगी, और सबको एकजुट रख के उनकी सांस्कृतिक विभिन्नताओं, उनकी ज़रूरतों को देखते हुए एक संविधान बनाया जाएगा और शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा, अभी हम लोग संघात्मक व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद 1 इसका सबसे बढ़िया उदाहरण। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 7वीं अनुसूची के बारे में। डायरेक्ट 7वीं अनुसूची के बारे में हम लोग इसलिए आएंगे क्योंकि यहाँ पे जो है संघात्मक व्यवस्था का एक प्रारूप दिखता है। 7वीं अनुसूची हम लोग से ये कहती है, अब इतना नहीं जाएंगे कि अनुसूची किसे कहते हैं क्या नहीं कहते। अगर आप लोगों को जानना होगा तो हम लोग हमसे कमेंट कर सकते हैं, या मैं एक सीरीज चलाऊंगा जहाँ पे कि आपको सारे कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी जानकारियाँ होंगी, मुझे जितना पता है, और मैं कोशिश करूँगा सारे अनुच्छेद, सारी अनुसूचियाँ, सारे भाग आपके सामने लेकर एक सिलसिलेवार तरीके, एक सीरीज़ के रूप में लेकर आ सकूँ। उसके पहले अगर आपको जानना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप इसका ये आंसर जान सकते हैं, या आप जानने की इच्छुक है वो बता सकते हैं। तो 7वीं अनुसूची के बारे में बताना चाहता हूँ मैं। 7वीं अनुसूची में कहता है कि जो संघ है, ठीक है, जो केंद्र सरकार है, इसने तीन भागों में जो शक्तियाँ हैं 3 भागों में बांटा है 7वीं अनुसूची में। तो संघात्मक व्यवस्था की अनुच्छेद 1 में हम लोग देख लिए कि राज्यों का संघ है हमारा भारत। उसके बाद जो सबसे बड़ा जो प्रूफ है कि हमारा जो व्यवस्था है संघात्मक है, उसका सबसे बड़ा प्रूफ 7वीं अनुसूची आती है। जैसा कि मैंने बताया कि इन चीज़ों को जो है शक्तियों को वो बंटवारा किया गया है। तो 7वीं अनुसूची में एग्जैक्टली वही चीज़ किया गया है कि 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है कि 7वीं अनुसूची में जो शक्तियाँ हैं, जो विषय हैं, उनको 3 भागों में बांट दिया गया है। एक हो जाता है आपका संघ सूची, एक हो जाती है आपकी राज्य सूची, और एक हो जाता है समवर्ती सूची। तो ये इन 3 सूचियों में बांट दिया गया है 7वीं अनुसूची में सारे विषयों को। अब संघ सूची का मतलब क्या है? संघ सूची का मतलब ये है कि जो हमारी केंद्र सरकार है, वो इन सब जो भी इन सूची में जितने विषय होंगे उन पे सारे पे कानून बनाएगी। राज्य सूची का मतलब है कि राज्य सूची में जितने विषय होंगे, जितने भी विषय दिए गए हैं राज्यों को, वो उन पे कानून बना सकते हैं। उसके अलावा समवर्ती सूची का क्या है कि समवर्ती सूची में ये दोनों, मतलब राज्य और केंद्र सरकार जो है हमारी, वो कानून बना सकती है। लेकिन एक कंडीशन है इसमें, जो कि ये आ जाता है एकात्मकता का। जो मैंने बोला कि एकात्मकता का जो एक शैडो है, जो परछाई है, वो दिखाई देती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एकात्मक भी है। तो समवर्ती सूची में अगर समवर्ती सूची में चीज़ों में अगर जैसे कि राज्य भी बनाती है कानून और केंद्र भी बनाती है कानून, अगर दोनों में विवाद होता है कि किसका कानून प्रभावी होगा,
तो इसमें केंद्र का ही माना जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक एकात्मकता वाली जो चीज़ आती है, एकात्मक व्यवस्था की जो बात आती है, वो बात आती है समवर्ती सूची के समय में। राज्य सूची में भी कभी कभी होता है कि जैसे कि अगर कोई विवाद होता है, राज्यों, दो राज्यों के बीच में अगर विवाद हो, जैसे नदी को लेकर विवाद हो जाता है, जैसे कभी विवाद होता है हमारे यहाँ आप देखोगे तो कावेरी जल विवाद चलता है, जो कि चलता है अपना केरला और तमिलनाडु के बीच में। तो ये चीज़ जो है अगर राज्य सूची में विवाद होता है तो इसका निपटारा जो करती है केंद्र करते हैं। यहाँ पे भी एकात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है हमको। उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं एक बार और कि कहाँ कहाँ और एकात्मक व्यवस्था जो है नजर आती है। वो नजर आती है आपको अनुच्छेद 2 से 4 के बीच में। अनुच्छेद 2 से 4 क्या कहता है? अनुच्छेद जो है 2 से 4 कहता है, एक मिनट, पेन शायद काम नहीं कर रहा है हमारा। तो 2 से 4 जो है वो 2 से 4 क्या करता है कि जितने भी राज्यों की सीमा में जो भी बदलाव आते हैं, राज्यों की सीमा में जो परिवर्तन आते हैं, राज्यों के नाम में जो परिवर्तन आते हैं, चाहे आज तक हम लोग देखते आए हैं कि आज हमें अगर तेलंगाना अगर आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तो ये चीज़ क्या हो जाता है, ये चीज़ आ जाती है आपकी केंद्र सूची के अंतर्गत। तो ये एक चीज़ एक जगह से दिखाता है, ये सिर्फ और सिर्फ संसद का ही अधिकार है, संसद को ही अधिकार है, केंद्र सरकार को अधिकार है कि वो इन चीज़ों में 2 से 4 का सपोर्ट लेते हुए और इन चीज़ों में बदलाव कर सके। उसके अलावा अनुच्छेद 33 और 34 ये भी एक बहुत ही ज़्यादा आपके बुक में भी मेंशन किया हुआ है कि एक आधारभूत एक ठोस आधार तैयार करता है एकात्मक व्यवस्था की। क्योंकि अनुच्छेद 33 में अगर आपके राज्य में व्यवस्था अगर ये हो जाती है, अगर व्यवस्था नष्ट हो जाती है, जो कानूनी व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, और वहाँ पे अगर मार्शल लॉ लग जाता है, मार्शल लॉ मतलब धारा 144 लग जाती है जहाँ पे कि मिलिट्री शासन लग जाता है, तो यहाँ पे आपका लागू हो जाता है क्या? एकात्मक व्यवस्था लागू हो जाती है। उसके अलावा अनुच्छेद 352, 356 और 360 ये आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि ये राष्ट्रपति शासन होता है। ये 3 प्रकार का हम लोग के यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल का है, ये प्रावधान किया गया हमारे आर्टिकल में, हमारे संविधान में। 352 क्या है? 352 है कि बाह्य शक्ति जब भी आक्रमण करे, सशस्त्र आक्रमण जब भी बाह्य शक्ति द्वारा होता है, जैसे कि पाकिस्तान ने भारत पे जब आक्रमण किया था 1965 में, या चाइना द्वारा जब भारत पे आक्रमण हुआ था 1962 में, या 1999 का कारगिल युद्ध देख लेते हैं, तो ऐसी स्थिति जब भी बनती है या ऐसा हो कि इतनी घरेलू हिंसा बढ़ जाए, जो सशस्त्र घरेलू मतलब कि जो हमारे भारत के अंदर इतनी हिंसा बढ़ जाए, चाहे वो भारत हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम के बीच, या मतलब कि किसी जातीय या किसी विवाद को लेके, तो ये अनुच्छेद 352 उस समय लगता है। 303 उस समय भी हम लोग को देखने को मिलता है कि एकात्मक होता है, क्योंकि सारा कुछ कहाँ चला जाता है? राष्ट्रपति के पास। सारा कुछ जो शक्तियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं और संसद के पास चली जाती हैं, केंद्र सरकार के पास चली जाती है। अनुच्छेद 352 में भी एकात्मक व्यवस्था का एक शैडो दिखता है। उसके बाद 356 में हम लोग देखते हैं वहीं जब भी राज्य की जो है व्यवस्था नष्ट हो जाती है, जब भी प्रशासनिक व्यवस्था या मतलब राज्य चला नहीं पा रहा होता है संविधान के अनुसार, अपने राज्य सरकार को नहीं चला पा रहा होता है, तो सारी शक्तियां कहाँ आ जाती हैं? एकात्मक व्यवस्था में, मतलब कि केंद्र सरकार के बीच जाके शामिल हो जाती हैं। उसके बाद 360 में जब वित्तीय आपातकाल अभी तक लगा नहीं है, जो कि हम लोग जानते हैं वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में नहीं लगा है, तो 360 अगर कभी लगेगा, अगर वित्तीय आपातकाल लगता है, तो उस समय भी सारी शक्तियाँ जो हैं, सारी वित्तीय शक्तियाँ जो हैं वो चली जाएंगी कहाँ? केंद्र सरकार के पास, और हमारी जो व्यवस्था है एकात्मक व्यवस्था। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था का मिला जुला स्वरूप जो है हमारा संविधान है। इसका हमने प्रत्यक्ष उदाहरण देखा यहाँ पे, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है, हमारा अगला टॉपिक है। तो विकेंद्रीकरण क्या होता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण, तो एक मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ आपको। विकेंद्रीकरण क्या होता है? सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर जो हमारी कार्यपालिका है, उसमें कौन कौन लोग हैं? जो कार्यप्रणाली हमारी चल रही है उसमें कौन कौन लोग हैं? उसमें है व्यवस्थापिका, फिर है कार्यपालिका, उसके अलावा न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों से मिलकर ही हमारे जो संघ का कार्यप्रणाली है वो चल रहा है।
लेकिन विकेंद्रीकरण का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता है। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि आपने ये जो है चीज़ें वो केंद्र सरकार के अंदर में है कि व्यवस्थापिका में कौन सी आ जाएंगी, वो संसद आ जाएगा, जो लोकसभा है, राज्यसभा है, उसके अंदर ही एक कार्यपालिका होती है जो कि हम लोग बोलते हैं केंद्र सरकार की का जो नाम लेते हैं उनका काम है, कार्यपालिका का ये काम होता है, और न्यायपालिका हम लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात होती है। तो लेकिन इसको भी इन चीज़ों को भी एक केंद्र सरकार द्वारा इन चीज़ों को भी बांट दिया गया है राज्य सरकार में भी कि व्यवस्थापिका जो है राज्य सरकार भी रखती है। यहाँ पे भी देखते होंगे हम लोग विधानसभा और विधान परिषद होती है, यहाँ पे भी कार्यपालिका के रूप में काम करती है, यहाँ पे भी विधानसभा और विधान परिषद और राज्य सरकार काम करती है मिलके। उसके बाद न्यायपालिका में यहाँ पे भी हाई कोर्ट देखते हैं हम लोग। तो इस प्रकार उसके नीचे आप लोग आइएगा तो उसके नीचे आप लोग आते हैं तो फिर नीचे तीसरे स्तर पे आप लोग आते हैं पंचायती राज व्यवस्था पे। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं एक जगह इकट्ठी नहीं हैं, वो केंद्र सरकार ने जितने भी शक्तियाँ हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जितने भी विषय हैं, सबको बांट दिया है, एक अपने स्तर पे, एक केंद्र स्तर पे, एक फिर राज्य स्तर पे, और फिर नीचे में सबसे नीचे में हम लोग देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर। तो हम लोग का अगला टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था की झलक, जो तीसरा पार्ट है वो